तो हमें क्या करना है, अनुगमन वेग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन या प्रूफ करना है, उत्पत्ति। अनुगमन वेग किस चीज को कहते हैं, वी डी। अनुगमन वेग द्वारा हम ओम का नियम प्रूफ करेंगे। और ओम का नियम नॉर्मली होता है क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये पता है ना V बराबर आई आर होता है। तो V अपॉन आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आई बराबर होता है R, और R क्या होता है, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट, और इसी नियतांक को हम कहते हैं R। अब V अपॉन आई बराबर नियतांक R है कि नहीं, हमें ये देखना है। ओके, तो जो प्रूफ करना है हम किनारे कहीं साइड में लिख लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि V अपॉन आई बराबर नियतांक ये आ रहा है कि नहीं, और डायग्राम क्या है वो देख लेते हैं पहले। सिंपल सा हमें एक सर्किट शो करना है, जैसे कि एक परिपथ है और इस परिपथ में ये चालक पदार्थ है। चालक को हम सामान्य लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, इस चालक पदार्थ को हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक वायर है, ये तार है, एक वायर है जो कि एक सर्किट से जिसपे सप्लाई दिया जा रहा है। ये था आपका ओके, और इसको किस चीज से जोड़ा गया है, किसी सेल या बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपका सर्किट है। ओके, पॉजिटिव इसी साइड से था ना, नहीं इधर से है। इसमें हमें क्या करना है, इसे छोटा करना है और ये पॉजिटिव वाला बड़ा रखना है। ठीक है, तो आपने एक सर्किट ड्रॉ किया, ये सर्किट पूरा दिख तो रहा है ना उसमें। आपने ये सर्किट ड्रॉ किया, सर्किट में कुछ नहीं, एक वायर है और आपने सप्लाई दे दिया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। मान लिया है कि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है। और अगर ये चालक पदार्थ है तो चालक पदार्थ में क्या होते हैं, कल अच्छे से समझाया था उसको, इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सब चीज में होता है, बट चालक को स्पेशल कौन बनाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये सब सपोज कर लो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है और हमें नहीं पता कितने हैं, बस अभी के लिए हम एक फिक्स अमाउंट में कुछ बना लेते हैं, 2-4। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ओके, तब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जब सप्लाई दिया जा रहा है, बैटरी से जोड़ा जा रहा है, और बैटरी के किस टर्मिनल से, ये तो पता है, जो बड़ा वाला होता है कौन सा टर्मिनल होता है, और छोटा वाला। करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है या नेगेटिव से, पॉजिटिव से निकलता है। तो पॉजिटिव से करंट निकला, पॉजिटिव वाला टर्मिनल ये है आपका, यहां से पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव वाला टर्मिनल ये है आपका। टर्मिनल को हम हिंदी में कहते हैं सिरा या छोर। ये पॉजिटिव वाला छोर है, या नेगेटिव वाला छोर है। ठीक है, टर्मिनल। अब देखो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस। इलेक्ट्रॉन की दिशा प्लस से माइनस है, दिशा हमेशा कौन दिखाता है, तीर का निशान दिखाता है ना। तो तीर का निशान किस तरह बढ़ रहा है, प्लस, मतलब माइनस से प्लस की तरफ। तो हमें यहां से एक चीज समझ में क्या आया कि हमेशा इलेक्ट्रॉन और करंट किस डायरेक्शन में जाता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसे बनता है, पॉजिटिव से माइनस, जबकि इलेक्ट्रॉन उल्टा बह रहा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो विद्युत क्षेत्र क्या जाता है, हमेशा उल्टा दिशा में। मतलब यहां से क्या चीज आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट माइनस से प्लस जा रहा है, तब की विद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस। यहां से भी देखो तो ये प्लस से निकल रहा है और माइनस की तरफ घूम करके जाएगा, सर्किट कंप्लीट करेगा। तो ओके, तो इलेक्ट्रॉन और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा अपोजिट होती है, एक दूसरे के विपरीत। मान लो कि ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम किस चीज से दिखाते हैं, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र तो हो गया, मतलब इस वोल्टेज के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना हो तो क्या हो गया, कैपिटल ई। आल्सो इस इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग को किस चीज से दिखाते हैं हम, वीडी। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना है, वीडी है। ये बेसिक सी चीजें। अब हमें इसके बाद से छोटे छोटे 3 बेसिक से
रिलेशन निकालने हैं और रिलेशन को आपस में जोड़ना है, और थोड़ा उसके बाद में फिर अनुगमन वेग को डिटेल में देखेंगे और देन आपको ये इजीली प्रूव हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा कौन से 3 रिलेशन देखने हैं हमें पहले देखना है विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, फिर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, और फिर निकालना है हमें त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। तो हमें कैसे क्या निकालना है, पहले विद्युत क्षेत्र निकाल लेना है, फिर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल F, और लास्ट में निकालना है इलेक्ट्रॉन का त्वरण। और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का। ये तीनों चीजें हम निकालेंगे, पहले E, F और A, देन जो आंसर आएगा उसको जो अनुगमन वेग का जो आंसर आएगा उसमें पुट कर देंगे A की वैल्यू। तो मेनली इसमें हमें A निकालना है। ये सारी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं, ये देख लो, क्योंकि अनुगमन वेग जब हम करेंगे ना तो उसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, V बराबर U प्लस AT। ये फॉर्मूला आपने न्यूटन के गति के समीकरण में पढ़ा था, और कौन सा समीकरण है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला समीकरण। तो क्योंकि हम आगे जा करके इन फ्यूचर इस डेरिवेशन में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें V और U की जरूरत रहेगी, वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें A का पता नहीं है। A क्या है इसमें, A का मतलब है त्वरण, त्वरण का हमें पता नहीं है, इसलिए हम इस रिलेशन में ना E निकालेंगे, F निकालेंगे, और E और F की वैल्यू जब पता रहेगी तो हमें A की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मेनली यहाँ पे काम है A निकालना, और A इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर हमें A की जरूरत पड़ेगी। T की जगह तो हमारा इन फ्यूचर आएगा, समय की जगह एक और समय की जगह आएगा श्रांति काल, इसको टॉ से दिखाएंगे। U नॉर्मली आपका U का आंसर 0 ही आएगा आगे जा करके। U होता है प्रारंभिक वेग और V होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग आप जब कैलकुलेट करोगे सारा तो आंसर फ्यूचर में क्या आना है, 0 ही आना है। और जो ये है इस वेग को हम कौन सा वेग कहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के वेग को कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़कर यही वेग कौन सा वेग बन जाएगा, अनुगमन वेग बन जाएगा। तो Vd का तो पता है, U का भी हमें पता ही है क्या होना है, T का पता है टा हो जाएगा, A का नहीं पता कि A का क्या आंसर होगा, इसलिए हमें A पहले कैलकुलेट कर लेना है। तो याद रखना कभी भी ये डेरिवेशन आए तो A पहले कैलकुलेट कर देना चाहिए। और A निकालने के लिए ये स्टेप्स हैं, पहले E निकलेगा, फिर F निकलेगा, फिर A निकलेगा। कैसे निकल रहा है देख लेते हैं। तो सबसे पहले विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र, सिंपल सा डेरिवेशन, क्या लिख रहे हैं हम, विभवांतर के कारण, फेड लिख रहा है, ये हल्का लिख रहा है, कारण विद्युत क्षेत्र। किस चीज से दिखाते हैं विद्युत क्षेत्र को, E। तो E का शॉर्टकट वाले कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अभी तक, वेद हमने याद किया है, V बराबर ED, ये फॉर्मूला याद किया है। अच्छा, मान लिया कि इस तार की लंबाई कितनी है, L है, तो इस फॉर्मूले जो D है, D का मतलब डिस्टेंस, और यहाँ पे लंबाई कितनी ली है हमने, L, तो V बराबर ED रहा, क्या हम क्या कह सकते हैं, V बराबर EL। तो हमने ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखा है, वेद करके हमने इसको याद किया हुआ है, और विद्युत क्षेत्र में निकालना है। चूंकि हमें पता है V बराबर EL होता है, यहां लिख देते हैं V बराबर क्या होता है, EL। वैसे हमने ED करके याद रखा है, वेद करके याद हो जाता है, बट D की जगह हम L ले रहे हैं। तो इस तरह से V बराबर EL है, तो E बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र मतलब E, तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर V अपॉन L। तो एक आंसर तो आपका निकल गया। E निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, F निकालेंगे। F मतलब बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो स्टेप बाय स्टेप देखो क्या हो रहा है। E निकाल लिया, अब निकालेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन को शॉर्टकट में ऐसे लिखो, पर लगने वाला बल। आल्सो बल का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दो छोटे छोटे फॉर्मूले आपने पढ़े, एक जूनियर क्लासेस में पढ़ा है आपने बल का फॉर्मूला F बराबर ma, ये पढ़ा है, और एक फिजिक्स के पहले चैप्टर में ही आपने पढ़ा है, 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर में F बराबर QE। ये दो फॉर्मूले आपने बचपन में पढ़े हैं, मतलब एक तो जूनियर क्लासेस में पढ़ा है F बराबर ma, और F बराबर QE आपने अभी पढ़ा है। हाँ, ये कौन सा ही होगा, कैपिटल E, F बराबर QE। तो अभी आप इस सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करो, F बराबर QE का।
यहाँ के केस में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर, मान लो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, सॉरी अभी द्रव्यमान की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम किस चीज से दिखा रहे हैं, E से दिखा रहे हैं, तो Q के जगह हो गया E शो कर रहा है कि आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और E का मतलब विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र तो हमने माना हुआ है कितना है, E को E एज इट इज ही माना हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, F बराबर E मतलब आवेश की जगह E आ गया, और विद्युत क्षेत्र की जगह तो विद्युत क्षेत्र एज इट इज है, तो F बराबर E आ गया। अब देखो हमने इससे पहले E क्यों लाया था, इससे पहले ऊपर हमने E क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि इस E की वैल्यू हमें कहाँ पुट करना था, यहाँ पे कैलकुलेट करना था, F में पुट करना था। तो इक्वेशन डालना चाहो बचपन में जैसे आप डालते थे छोटे बच्चों की तरह, तो लिख सकते हो कि फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इक्वेशन 2 डाल दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, या फिर इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आंसर लिखो अब E, और कैपिटल E की जगह क्या आ गया, V अपॉन L, ये सीधा आंसर आ गया आपका, F आ गया। तो देखो हम ये सब मेहनत कर क्यों ना, A लाने के लिए, तो E आ गया, E की वजह से F की वैल्यू आ गई, अब F की वैल्यू से आपको A की वैल्यू मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, एक फॉर्मूला तो आपने F का ये यूज कर लिया QE जो आपने 12th में पढ़ा है, और बचपन में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर M है, और देखो फाइनली इसमें क्या छुपा है, A छुपा है, और A के लिए ही हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो F बराबर MA अगर करेंगे तब हमारा ये आंसर निकल आएगा A की वैल्यू, और F की वैल्यू यहाँ पड़ा हुआ है, किसकी वैल्यू पड़ी है यहाँ पे, F की, हाँ। तो अब लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन का त्वरण, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, तो लिख सकते हैं, क्या लिखें, मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। नॉर्मली फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, F बराबर, यही पढ़ा हुआ है हमने, F बराबर M A, और यहां से क्या निकालना है, F का मतलब क्या होता है, बल, फोर्स, M का मतलब द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन का, और A का मतलब क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन, मतलब हमें यहाँ त्वरण निकालना है A, F बराबर MA है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A को अकेला छोड़ो तो M गुणा में है, दूसरी साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, तो A बराबर हो जाएगा F बटे मास, ठीक है, A निकालना हो तो M गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो A बराबर F अपॉन M, और ऊपर हमने F की वैल्यू निकाला हुआ है, तो F का वैल्यू कितना आ रहा है ऊपर, EV अपॉन L, तो बस इस F की वैल्यू को नीचे पुट कर देंगे तो आपका A की वैल्यू आ गया फाइनली, स्टेप बाय स्टेप हम इसीलिए आगे बढ़े। तो जब ये आ गया तो फाइनली A बराबर क्या आ सकता है, F की वैल्यू कितनी हो गई, EV अपॉन L, और बटे में ऑलरेडी क्या है, M बटे में था ही, तो EV अपॉन ML, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, त्वरण की वैल्यू आ गई, ठीक है, A की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये रिएक्शन, आपका रिएक्शन कह रहा हूं, ये आपका दो पार्ट में बंटता है। तो फर्स्ट का छोटा पार्ट ये था इस डेरिवेशन का, जिसमें आपको A की वैल्यू ला करके साइड में रख लेनी है। इसके बाद में अगला जो मेहनत करना है मेन, अनुगमन वेग का करना है, और अगर अनुगमन वेग आ गया तो हम धीरे धीरे A की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट हाफ सिर्फ इतना सा है इसका, इतना टफ है, डिफिकल्ट है इसमें कुछ, एक दो बार रिवाइज कर लो एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं ये भी कहता हूँ कि बुक से अगर डायरेक्ट देखोगे तो कभी ये समझ में नहीं आने वाला है, बहुत लेंथी भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि अच्छी बात क्या है, दिक्कत क्या बोले, अच्छी बात क्या है कि कितने नंबर में आता है, ये सीधा 5 नंबर में पूछेगा, लेंथी तो है लेकिन पूछेगा सीधा 5 नंबर में, और कितने बार रिपीट हुआ है ये आज तक, बहुत बार। तो ये फर्स्ट हाफ है इसका। सेकंड करेंगे अनुगमन वेग निकालने के लिए। हो गया ये, सेकंड इधर से लिखते हैं, ओके। इससे कौन सा चमक रहा है, ये चमक रहा है इधर, इधर इधर, अच्छा मतलब इस साइड ही चमक रहा है ना, इधर तो नहीं चमक रहा है,
एकदम इधर। अरे भाई उस साइड ही कि इस साइड चमक रहा है? हाँ तो उससे क्या मतलब है? हमें तो इधर लिखना है, वही पूछ रहा हूँ तुमसे। इस साइड तो नहीं चमक रहा है ना कहीं? हाँ तो मैं यही पूछ रहा था शॉर्टकट में। अब हमें अनुगमन वेग निकालना है और अनुगमन वेग के लिए पहले वेग का पता होना जरूरी है। पहले नॉर्मली मान लेते हैं कि माना इस चालक पदार्थ में, जो भी ये वायर है या चालक पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, 4 होता तो 4 लिखते, 5 होता 5, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है तो हम सीधा n लिखेंगे कि माना, यहां तो नहीं चमक रहा कहीं, माना चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है। माना चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब हम चालक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग निकालेंगे। ठीक है, चालक में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सबका हम क्या निकालेंगे? वेग निकालेंगे, और वहां पे गति का समीकरण हेल्प करेगा। तब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग, वेग का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है गति के समीकरण में? v बराबर प्लस at। v मतलब अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। u मतलब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। a मतलब त्वरण, और t मतलब समय। ये गति का पहला समीकरण है, हम इसका यूज करके वेग निकालेंगे। और हमें पता है अनुगमन वेग, श्रांति काल वगैरह हम परिभाषित करते हैं, तब हम कहते हैं कि क्या होता है शांति काल। शांति काल की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में देखेंगे। ठीक है, बस टी के जगह हम टॉ रख देंगे डायरेक्ट। फिलहाल देखो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, गति के पहले समीकरण का। तो मान लिया ये इतने सारे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हमें नहीं पता कितने हैं, तो मान लिया n है। n का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया पहले इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया v1, तो v1 बराबर कितना हो जाएगा? u1 प्लस at। अब t का मतलब क्या है यहाँ पे? समय। और इस केस में चालक पदार्थ में समय की जगह हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अगर हम चालक के इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं तो हम समय की जगह यूज करते हैं श्रांति काल का, रिलैक्सेशन टाइम का। ये हमने पहले भी पढ़ा है। हम समय की जगह क्या यूज करेंगे? श्रांति काल का, जिसके जगह हम क्या लिखेंगे? टॉ। ठीक है, छोटा जे, छोटा और उल्टा जे, टॉ। ठीक है, तो हम टी की जगह क्या यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं हम? टॉ। वेग चेंज होगा सिर्फ, त्वरण चेंज नहीं होगा। और आपका श्रांति काल भी हम एवरेज कितना मान के चलते हैं? सबका कितना है? टॉ है। और हमें यह भी पता है ना कि एक किसी चालक पदार्थ का एवरेज श्रांति काल कितना होता है? हमने लिखा भी था कहीं पे, 10 की घात माइनस 14 सेकंड, ये लिखा था हमने। तो एक चालक पदार्थ है तो मान लो कि इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इतना है। याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बस सबका कितना मान लिया हमने? टॉ, सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है, तो पहले वाले का निकल गया v1 बराबर u1 प्लस ए टॉ। इसका मतलब हमें बस v और u में चेंजेस करनी है। सेकंड वाले का निकालना है तो v2 बराबर u2 प्लस ए टाउ या टॉ। 2 आ गया, 3 4 5 जितना मर्जी उतना निकालो। और मान लिया कि लास्ट वाले का कितना है? लास्ट वाला कौन सा है? n वाला है। तो मान लिया लास्ट वन में 1 2 3 की जगह हमने n लिख दिया, n। तो vn बराबर कितना हो जाएगा? un प्लस ए टाउ। यही था। आप 3 तक भी निकाल सकते हो, नहीं भी निकालोगे तो इतना ही निकालो, पहला दूसरा और लास्ट में सीधा लास्ट वाला। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग ये हो गया आपका। अब अगर आपको सबको कैलकुलेट करना है, औसत वेग या अनुगमन वेग निकालना है, तो क्या होगा? ठीक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग किसे कहते हैं? जब आप सबको निकाल करके उसका क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लोगे। एवरेज का मतलब क्या? एक एक का निकाल लो, फिर उसको जोड़ के और जितने हैं सबको क्या कर दो?
डिवाइड कर दो। औसत का मतलब पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। सपोज करो कि किसी के कुछ ले लो, कुछ भी, सपोज एक आदमी पहले 20 किलोमीटर की रफ्तार से साइकिल चलाता है, बाइक क्यों बोलूँगा मैं, 20 से तो साइकिल ही चला सकता है। फिर सेकंड टाइम में कितने घंटे की स्पीड से चलाता है, 10 kmph के, और अगले में चलाता है, मतलब माना कि एक्सीडेंट हो गया, थक गया, 2 kmph का, तो फिर साइकिल वाले का एवरेज स्पीड कितना हो गया। एवरेज का मतलब पता है ना, जितनी स्पीड थी सबको जोड़ो, लास्ट में जितना कैलकुलेशन किया है, जितनी मतलब फैक्ट लिए है उसको डिवाइड कर दो। तो 20, 10, 30 और 2 32/3, मतलब जितना लिया है जोड़ दो और डिवाइड कर दो। वैसे यहाँ पे आपको अनुगमन वेग निकालना है इसका, इलेक्ट्रॉन का, तो जितनी भी वैल्यू है सबको जोड़ दो और जितने बार आपने वैल्यू ली है उसको उससे डिवाइड कर दो। तो चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग किस चीज से दिखाते हैं अनुगमन वेग को, Vd से। तो सीधे यहीं रख देते हैं, Vd बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 या V4 जो भी है, लास्ट में क्या आ जाएगा Vn, और अपॉन क्या हो जाएगा, कितने बार हमने वैल्यू ली है, n बार दिया हुआ है, तो सीधा बटे में क्या आ गया n। अब बस वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपका। देखो इसके जो, चलो रहने दो इसको फिलहाल के लिए। अब एकदम आप फाइनल में पहुंच रहे हो धीरे धीरे। V1 की वैल्यू कितनी है, U1 प्लस ए टाउ। V2 की वैल्यू U2 प्लस ए टाउ, और लास्ट में क्या आ जाएगा UN प्लस ए टाउ, या टाउ बोल लो, और अपॉन डिवाइडेड किससे है, n टाइम्स। अब हम क्या करते थे, औसत को अलग, मतलब प्रारंभिक वेग को अलग कर लेते थे, और जो ए टाउ है सब में कॉमन है, कॉमन नहीं कह सकते, कॉमन तब होता है जब वो गुणा में हो, तब हम कॉमन निकालते हैं, जोड़ में है ये सारा, प्लस 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 लगा है, तो ए टाउ को अलग कर लेंगे और प्रारंभिक वेग यू को अलग कर लेंगे। तो यही चीज इसको दो भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं हम। Vd बराबर U1, U2 और UN, इसको एक साइड रख लो, प्लस UN, इसको एक साथ रख लिया और किससे डिवाइड कर लिया, n से। अब बाकी क्या बच गया, U1, U2 के अलावा ए टाउ बच गया। तो ए टाउ कितने बार है, इधर एक बार, इधर 2 बार, ऐसे फिक्स दिया होता 4-5 बार तो हम लिखते हैं 4 ए टाउ, 5 बार होता तो 5 ए टाउ। हमें पता ही नहीं है कितने बार है, आपके कितने माने हुए हैं, n टाइम्स माना है। तो मान लो कि n बार रिपीट हो रहा है, तो इसके आगे क्या लगा दिया, n, और नीचे भी क्या था, तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एकदम फाइनल में पहुंच गए। अब क्योंकि हमें पता है, फाइनल का मतलब इसके फाइनल में, ठीक है, आईपीएल के नहीं, प्रारंभिक वेग के केस में हमें ये पता है कि प्रारंभिक वेग, अगर हमने इस चालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने स्टार्टिंग में जो स्विच है इसको क्या किया हुआ है, ऑफ किया हुआ है, सपोज दैट ये स्विच क्या है शुरू में, ऑफ, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब ये ऑफ है, तब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपनी जगह पे चल रहे होंगे या रुके होंगे, जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है अपनी जगह पे रुके हुए होंगे। और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं स्विच को, या सप्लाई देना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होना स्टार्ट हो जाता है, भागना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो शुरू में वेग कितना है, 0। स्टार्टिंग में सारे इलेक्ट्रॉन का हम वेग कितना मान सकते हैं, कितना है, 0। तो एवरेज वेग कितना मान लेंगे हम सबका, हम सीधा यहां लिख सकते हैं Vd बराबर, क्योंकि U का मतलब है प्रारंभिक वेग, और शुरू में जब विद्युत क्षेत्र नहीं दिया है हमने, तो सारे क्या है, रुके हैं, तो सबका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे, n से n गया तो बचा क्या, ए टाउ। तो इसका मतलब 0 की वैल्यू तो कुछ होती नहीं, ए टाउ बच गई बस। और ए की वैल्यू हमें यहाँ पता है, ए की वैल्यू कितनी होती है, EV अपॉन ml। हमने ये ए की वैल्यू लाई हुई है पहले से, ये। तो बस Vd बराबर कितना हो गया,
जीरो को तो हटा दो, ए की वैल्यू कितनी है, ई वी अपॉन एम एल, और ये क्या बच गया, ए तो नहीं है, ये क्या बच गया, टाउ। ठीक है, इतना आ गया। और कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इसमें, ये तो वीटी की वैल्यू आ गई, बट हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है ओम के नियम को, कि V बराबर I बराबर कितना होता है, एक नियतांक होता है, नॉर्मली हम इस नियतांक को किस चीज से दिखाते हैं, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के केस में V और I का पता होना जरूरी है। इस डेरिवेशन में जो किया इसमें हमें V तो आ गया, I का पता नहीं है, तो I के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, I बराबर NEAVD, जिसमें हम धारा और अनुगमन वेग के भी संबंध दिखाते हैं। तो हम सीधा लिख सकते हैं, चूंकि धारा I बराबर कितना होता है, I बराबर होता है NEAVD, तब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे बस VD की जो ऊपर वैल्यू है इसको नीचे पुट कर देना है। तो I बराबर कितना आ जाएगा, NEA, और VD की वैल्यू कितनी है, EV टाउ, EV टाउ अपॉन ML। कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, E और E जुड़ गया तो क्या हो गया, E स्क्वायर हो गया, तो सिंपल बच गया हमारा NEA। इसको करने के बजाय मैं सीधा E हटा देता हूं और यहाँ क्या लिख देता हूं, E स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया E स्क्वायर V टाउ। क्या बोल रहे हो, अच्छा E को बाहर लेना है, तुम जैसे मर्जी वैसे करो, E को बाहर लेना, इसको कर लो, फिर इसको हटा लो। अब ठीक है, NE स्क्वायर A V टाउ अपॉन ML। ये E स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि एक E ये था और एक E इसके अंदर वाला था। अब यहां पर देखो, ये जो आंसर आया है हमें, क्योंकि क्या चाहिए, V अपॉन I चाहिए, बटे में चाहिए, तो एक काम कर सकते हो आप, इस V को I के नीचे लेकर के आओ, और तब देखो क्या हो रहा है। इलास्ट्रेशन दिख रहा है, हो जाएगा एक लाइन और, इस V के नीचे लेके आओ, I के नीचे लेके आओ V, तो ये क्या हो जाएगा, I बटे V। उधर क्या बच गया, V तो इधर आ गया, उधर बचा क्या, N E स्क्वायर A टाउ या टाउ अपॉन, ये बच गया। सिंपल, हमें I बटे V चाहिए था कि V बटे I चाहिए था, ये तो उल्टा है, तो इसको पलट दो, फिर हमें I बटे V नहीं चाहिए, हमें V बटे I चाहिए, तो उसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पे, कहां लिखें, इसको मिटा देते हैं डायग्राम को, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट ही लाइन है ये। अब तो फाइनली ये वाले टर्म्स के बाद मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, ये वाले के बाद मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, तो I बटे V नहीं चाहिए हमें, V बटे I चाहिए, तो उसको उलट दो, V बटे I करोगे तो जो ये टर्म है ये भी पलट जाएगा, ML नीचे, तो ML कहां जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या बच गया, NE स्क्वायर A टाउ। और कौन उसके रूप में देखो, चालक में देखो, तो चालक में आप कोई भी इन पदार्थों की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो बाद में। जैसे आपने जब तार ले लिया है, फिक्स आपने तार ले लिया, तो M का मतलब क्या है, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। क्या आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू खुद से चेंज कर सकते हो, नहीं, वो अपरिवर्तनीय रहता है, कांस्टेंट है। आपने चालक तार ले लिया है तो आप L मतलब लंबाई, आप उस चालक की लंबाई भी चेंज नहीं कर सकते हो, क्यों, आपने इसको पहले से ले लिया है। इलेक्ट्रॉनों की N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप इसे भी चेंज नहीं कर सकते हो। E मतलब इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इलेक्ट्रॉन की आवेश की वैल्यू भी आप चेंज नहीं कर सकते हो कभी भी। A का मतलब हो गया जो आपने तार लिया है उसका क्षेत्रफल, इसको आपने एक बार ले लिया तो ले लिया, अब बढ़ा घटा नहीं सकते हो। और टाउ मतलब हो गया श्रांति काल, और हमें पता है लगभग सारे चालक के लिए श्रांति काल लगभग सेम ही होता है, 10⁻⁻14 सेकंड। क्या नहीं, इसीलिए तो कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, तो हम इसको मान के चलते हैं कि आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन मतलब उसमें ताप, दाब और आयतन में हम क्या नहीं कर रहे हैं, वृद्धि नहीं कर रहे हैं। और ओम का नियम तो हम पढ़ते ही हैं, पहला लाइन, यदि ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन ना किया जाए। तो देखो
कुल मिला के देखो कि ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं। विद्युत क्षेत्र होता तो विद्युत क्षेत्र हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज को आप बढ़ा दो घटा दो तो विद्युत क्षेत्र चेंज हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी टर्म्स चेंज नहीं हो सकते हैं किसी चालक पदार्थ में। और जो चीज चेंज नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? नियत अंक। नियत अंक मतलब ये अब चेंज नहीं हो सकता है। तो ये सारे टर्म्स क्या है एक तरीके से, चूंकि ml/ne²a τ ये सारे एक नियत अंक हैं, इनको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ भी कर लो सेम ही रहेगा आंसर, क्योंकि ये नियत अंक है। अर्थात v/i बराबर भी क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू एक नियत अंक है, तो v/i बराबर भी क्या होगा, एक नियतांक हो जाएगा। और इसी नियतांक को हम ml/ne² τ को बड़े प्यार से एक छोटे से वर्ड से हम दिखाते हैं, और उसकी जगह पे हम कौन सा वर्ड यूज कर देते हैं, r। और क्या यही है ओम का नियम? देखो हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने इसको प्रूफ कर लिया। r का मतलब सिर्फ वो सिंगल r नहीं होता, 10 तक हमने पढ़ा r बस छोटा सा r होगा। बस उस r के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई है, देखो इतनी सारी चीजें छुपी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और हो गया तो बड़ी खुशी खुशी लास्ट में आप क्या लिखते हो, इति सिद्धम, या फिर क्या लिखते हो, इट्स प्रूव्ड। ये आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, और ये फाइनली आपका ये कौन सा पेज है, थर्ड, ठीक है। ये आपका है ओम का नियम का सत्यापन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, एक दो बार खुद और देख लो, घर जाकर के वीडियो देख लो दोबारा से, खुद समझ में आ जाएगा सारा। जो टफ लग रहा है वो एकदम आसान लगेगा, ठीक है।